नमस्कार साथियों, जो IAS में स्वागत है आप लोग का। मैं राहुल आप लोग के लिए आज न्यू सेशन लेके आया हूं, जिसमें आप लोग को BPSC LDC का कलर का जो एग्जामिनेशन हुआ था 20 सितंबर को, उसका क्वेश्चन एनालिसिस करवाने जा रहा हूं। तो आप लोग जो IAS से जुड़ जाइए, साथ ही साथ अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए कम टाइम लेते हुए चलते हैं। और एक बात और है, आप लोग को BPSC ADO एग्जाम के लिए टारगेट बैच का कोर्स यहाँ पे ला दिया गया। साथ ही साथ आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग को PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है। क्वेश्चन आता है तो चलिए क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं और क्या पूछा जा रहा है आपसे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो कावेरी नदी की कुल लंबाई आपसे पूछ रहा है। देखो ऑप्शन में क्या दिए, 381 किलोमीटर, 802 किलोमीटर, 357 किलोमीटर और 964 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 802 किलोमीटर। आप लोग को भी अगर उद्गम स्थल क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो ये कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो कर्नाटक के, एक मिनट रुकिए बाबू, हाँ कहाँ से है, कर्नाटक के कोडागु। आप लोग भी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट डाउन करते रहिए। कर्नाटक के कोडागु कुर्ग जिसको बोलते हैं, उसके कौन सा वेस्टर्न घाट में, कौन सा घाट में, पश्चिमी घाट में। इसको थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखना, कौन सा घाट में है, वेस्टर्न घाट में। और कौन सा, अगर आपसे पूछ ले कौन सा श्रृंखला पे है, तो आप क्या बोलिएगा, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पे है, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पे है। तो देखिए कावेरी नदी के बारे में इतना कुछ जानकारी मिल गया। और अगर आपसे पूछ लेगा इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो इसको अगर आपसे पूछ लेगा प्रवाह क्षेत्र क्या है कावेरी नदी का, तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, कर्नाटक प्लस में तेलंगाना। इसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ से सबसे कावेरी की सहायक नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि BPSC ने आजकल सहायक नदी पे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछने लगा है। तो चलिए इसका सहायक नदी के बारे में बताइए आप लोग क्या है। तो देखिए हरंगी है, हेमावती है, काबिनी है और भवानी है। देखिए आपसे एक क्वेश्चन से कितना सारा एनालिसिस हो गया। देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है, सोन, नर्मदा तथा महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। कौन सा रेंज में बोला है, मैकाल की श्रेणी, मकालू श्रेणी, राजमल की पहाड़ियाँ और महादेव पहाड़ियाँ। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका क्या आने वाला है आंसर। चलिए इसका तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का मैकाल श्रेणी हो जाएगा। तो अब चीज देख मैकाल श्रेणी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो मैकाल श्रेणी कहाँ पे है बाबू रे, तो अमरकंटक कहाँ पे है, अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ पे है बाबू, MP के अनूपपुर जिला में है। कहाँ पे है, MP के अनूपपुर जिला में है। इस चीज को थोड़ा सा याद रख लेना है। और अगर आपसे ये पूछ दे मैकाल जो श्रेणी है इसका पर्वत, देखिए ये कहाँ कहाँ मैकाल की श्रेणी कहाँ पे है, तो ये विंध्याचल और, एक मिनट रुक जाना बाबू, हाँ विंध्याचल और सतपुरा का क्या है, मिलन स्थल, मिलन स्थल पर्वतमाला है। इस चीज को भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप लोग। देखो बाबू पर्वतमाला है, तो आपका यहाँ से दो चीज क्लियर हो गया। और देखो यहाँ से एक चीज ये भी याद रख सकते हो, इसे क्या बुलाया जाता है। तो यहाँ पे जो अमरकंटक के बारे में थोड़ा सा लिखो, कलर चेंज कर दे, कलर चेंज कर लो। ये जो अमरकंटक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा लिखो। नर्मदा, एक चीज बताइए, हाँ यहाँ पे जो नदी है, यहाँ पे एक तो नर्मदा नदी निकलती है, और कौन सा नदी निकलता है, और सोन नदी के बारे में बात की है, सोन नदी निकलती है यहाँ से, और महानदी भी निकलती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नर्मदा किधर की ओर बहती है और सोन और महानदी किस तरफ बहती है, पूरब की ओर बहती है कि पश्चिम की ओर बहती है। तो ये लोग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो ये क्या हो गया बाबू, हाँ ये आप लोग के लिए क्या हो गया, ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया थोड़ा सा, ताकि आप लोगों का क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। और एक चीज याद रख सकते हो, जो सोन रिवर है इसका सहायक नदी क्या है, इसका सहायक नदी जोहिल है। और देखो महानदी जो है कहाँ पे लिख दो, हाँ यहाँ पे, ये देखो महानदी जो है आपका
वो कहाँ से निकलती है? तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में शीतकाल में, देखो क्या पूछ रहा है आपसे, भारत में शीतकाल में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो बाबू देखो, जब शीतकाल की बात कर रहा है तो शीतकाल में वर्षा आप लोगों को पता है कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। और नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑप्शन में है कहीं पे? देखो उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, देखो यहीं पे था, ऑप्शन नंबर ए में ही है, नॉर्थ पूर्वी मानसून। तो देखो ये भारत में कौन कौन सा राज्य में होता है मुख्य रूप से? तो ये भारत में मुख्य रूप से, नोट डाउन करते रहिए ताकि तभी आप लोग को याद रहो, कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है और कोस्टल रीजन में होता है। थोड़ा सा इस चीज को याद रख सकते हैं आप लोग। और देखिए, और ये किस मंथ में होता है? तो अक्टूबर से लेके दिसंबर मंथ में ये बारिश होता है। और इसे क्या बोलते हैं? लौटते हुए मानसून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून। कमेंट करके बताओ। देखो पश्चिम बंगाल में अधिक तालाब मिलने का क्या कारण है? आप लोगों को पता है पश्चिम बंगाल में क्या होता है? सबसे ज्यादा तालाब मिलता है। तो वहाँ सबसे अधिक तालाब होने का कारण क्या? अधिक वर्षा, क्ले का निक्षेप, समतल ढाल और नदी मार्ग परिवर्तन। देखो बाबू, पश्चिम बंगाल में क्या होता है ना, वहाँ पे नदी मार्ग का परिवर्तन नहीं होता है। देखो कले का निक्षेप, कले का निक्षेप कहने का मतलब ये हुआ पानी जमीन में नहीं नहीं सोखता है, ऐसे भी बात नहीं है। पानी जमीन में नहीं सोखेगा ऐसी कोई बात नहीं है। अधिक वर्षा, तो वहाँ पे ज़्यादा वर्षा भी नहीं होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या आ जाए? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। इसीलिए होता है क्योंकि भौगोलिक कारण के कारण, क्यों होता है वहाँ पे? तो भौगोलिक कारण के कारण ये चीज़ें होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है, कालिम्पोंग पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है? कालिम्पोंग पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है? देखो ऑप्शन में क्या दे रहा है? भूटान, ऑप्शन बी में दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दे रहा है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी में दे रहा है नेपाल। आपको पता होना चाहिए कालिम्पोंग के बारे में पूछ रहा है, पर्यटन के बारे में। तो ये कहाँ पे है बाबू? ये आपका वेस्ट बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में कहाँ पे है? दार्जिलिंग का कहाँ पे? ये हिल स्टेशन है। ये चीज दार्जिलिंग का हिल स्टेशन है। और दार्जिलिंग क्यों फेमस है? तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, किस चीज के लिए फेमस है दार्जिलिंग? तो अपनी क्या है? सुंदरता एवं आर्किड फूल के लिए। क्या है? यहाँ पे आर्किड फूल पाया जाता है। आर्किड फूल के लिए जाना जाता है। देखो बाबू अब तो हो गया। और देखिए यहाँ से आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो फिर देखिए नेपाल, वेस्ट बंगाल कहाँ पे है बाबू? ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस पर सूर्य 21 जून को क्या होता है? लंबवत चमकता है। तो लंबवत का बारे में बात कर रहा है। आप लोग को पता है, देखिए बाबू लंबवत का बारे में बात कर रहा है तो कब होता है? 21 जून को होता है। और कितना होता है? 23.5 डिग्री पे होता है। ये चीज भी आप लोगों को क्या करना है? पता होना। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है। कहाँ पे होता है? तो कर्क रेखा पे होता है, कर्क रेखा। अब देखो कमेंट सेक्शन, ऑप्शन में जाओ, आह्वा, उज्जैन, मेहसाना, भुज। आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका उज्जैन हो जाएगा। और देखो उज्जैन इसीलिए हो जाएगा क्योंकि ये कर्क रेखा पे स्थित माना जाता है। उज्जैन कहाँ पे है? कर्क रेखा के पास है। कहाँ पे? कर्क रेखा के पास है, कर्क रेखा के पास है। और देखो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे क्या होता है? जंतर मंतर और वेधशाला। क्या होता है? जंतर मंतर व वेधशाला भी यहीं पे है। इसी चीज के लिए क्या है? ये उज्जैन फेमस है। और आप लोग क्या होगा? उज्जैन किस चीज के लिए और फेमस है? तो आप लोग ये बोल सकते हैं, इसको जीरो शेड बोला जाता है। जीरो शैडो, क्या बोलते इसको? जीरो शैडो। जीरो शैडो बोले तो शून्य छाया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये पूछ रहा है, कौन सी कर्नाटक से नहीं प्रभावित होती है? आपको देखो बाबू पता होना चाहिए, कर्नाटक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, कौन सी नदी नहीं होता प्रभावित? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।
कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला बताओ। कर्नाटक में, पहले तो ये पता कर लो कर्नाटक में कौन सी नदी प्रभावित होती है। तो देखो कर्नाटक में ना तुम्हारा, देखो कर्नाटक से प्रभावित होने वाली नदी कौन सा है, तो लिखो इसको, भीमा है, कावेरी है एवं कृष्णा है। देखो 3 तो प्रभावित हो रहे थे, एक नहीं हो रहा, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तो गोदावरी कौन सा राज्य से प्रभावित होता है, इस चीज़ को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और एक चीज़ ये भी पता होना चाहिए गोदावरी कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कहाँ से निकलती है बाबू, महाराष्ट्र के केश्वर से निकलती है। और कहाँ कहाँ जाके मिलती है, कहाँ से, और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ चले जाता है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। इस चीज को भी थोड़ा याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे ये बोला जा रहा है, कर्नाटक में वनों की सफाई का कारण कौन सा नहीं है। देखो बाबू अभी क्या हुआ ना, हाल फिलहाल में कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कर्नाटक में क्या हो रहा है, वन की कटाई ज्यादातर होने लगा है। तो क्यों होने लगा है, यहाँ पूछ रहा है होने का कौन सा कारण नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, देखो कर्नाटक में वनों की सफाई का कारण कौन सा नहीं है। बच्चा यही गलती कर लेता है। देखो रेलवे स्लीपर, जब देखो ये क्या बोला जाता है आता, तो उस टाइम में क्या था, रेलवे का स्लीपर बनाने के लिए क्या कर रहा था, लकड़ियों का यूज कर रहा था। तो लकड़ी कहाँ से लाया जा रहा था, तो कर्नाटक से काट के लाया जा रहा था। ईंधन, देखो बाबू ईंधन इसीलिए नहीं होगा, कारण पूछ रहे, ईंधन नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर वनों के कपास में ईंधन का भी यूज करते हैं। ऑप्शन सी में देखो क्या बोला है, बागाती कृषि, बागाती कृषि में बोले, देखो बागाती कृषि में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। झूमिंग कृषि में क्या करते हैं हम लोग, यूज नहीं करते हैं। इस कारण क्या होता है, कर्नाटक में वन की सफाई का कारण कौन सा नहीं है, तो झूमिंग कृषि नहीं है। तो इस चीज को पता होना चाहिए। और झूमिंग कृषि कहाँ पे होता है, तो ये चीज भी पता होना चाहिए। झूमिंग कृषि कहाँ पे होता है, तो आपको असम में होता है, और कहाँ होता है, मेघालय में होता है। इस चीज को आप लोग क्या करें, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। और बताइए झूमिंग कृषि को और किस नाम से जानते हैं, तो झूमिंग कृषि को और स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल किसके बारे में, तिरुपति के बारे में। देखिए आप लोग तिरुपति के बारे में सुने होंगे नाम। तो आंध्र प्रदेश को किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो देखो पहाड़ी का कुछ कुछ नाम दिया है आपको, शेषाचलम, नलामलाई, पालकोंडा और अनंतगिरी। तो आप लोग देखिए जो आंसर क्या हो जाएगा, शेषचालम होने वाला है। और शेषचालम कहाँ पे है बाबू, ये कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट करना, ये कहाँ पे है बाबू, शेषचालम कहाँ पे है, शेषचालम की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट करना। चलो एक चीज और बता दो, ये किस घाट के हिस्सा है, वेस्टर्न घाट के या ईस्टर्न घाट के, किस घाट के हिस्सा है, पूर्वी घाट के हिस्सा है। थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं, पूर्वी घाट का हिस्सा। तमिलनाडु का सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो देखो चेन्नई, रामेश्वरम और चेंगलपा, और क्या होगा, तूतीकोरन हो जाएगा। क्यों होगा तूतीकोरन, क्योंकि ये नमक की राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है, ये नमक की राजधानी के रूप में जाना जाता है तूतीकोरन को, नमक की राजधानी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन है, शुष्क जलवायु है, और कहाँ पे स्थित है, तटीय स्थिति होने के कारण ये फेमस है। अब एक चीज बताओ, तमिलनाडु नमक का उत्पादन ये आप लोग के लिए होमवर्क हो गया, कौन सा राज्य करता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा करने वाला गुजरात, कमेंट करते रहिए आप लोग। और 2 में कौन हो जाएगा, 2 में तुम्हारा तमिलनाडु हो जाएगा। चलो है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है, पूरा स्थल सेनुवार किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन में क्या दे रहा है, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, महापाषाण संस्कृति, नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल। तो किस काल का करता है बाबू, तो नवपाषाण काल एवं ताम्रपाषाण काल के बारे में ये जानकारी देता है। सेनुवार सबसे पहले ये पता होना चाहिए है कहाँ पे, सबसे पहले ये जाने सेनुवार कहाँ पे है, तो बिहार में है।
अब बिहार में कहाँ पे है तो ये भी थोड़ा सा जानकारी रखिए, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन रिलेटेड है तो उसको भी थोड़ा सा जानकारी रखिए। बिहार में कहाँ पे है? रोहतास जिले में है। इस चीज़ को क्या करना है आप लोगों को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कहाँ पे है? बिहार के रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे ये पूछा जा रहा था कि बौद्ध ग्रंथ के बारे में, वो भी क्या? विनय पिटक। तो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के संबंध में निम्न कथन में से क्या सही है? इसमें क्या बोला जाए? इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। देखो बाबू, अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो इसके 4 भाग नहीं होता है। कितने भाग होता है इसका? 3 भाग होता है। देखो बीपीएससी किससे खेल गया, इसका 3 भाग होता है। तो 3 भाग क्या क्या होता है, थोड़ा आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। 3 भाग में क्या होता है? शुद्ध विभंग होता है। इसको लिखिए थोड़ा आप लोग, तब भी आप लोगों को क्या होगा, याद होगा। शुद्ध विभंग होता है, खंडक होता है और परिवार होता है। ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें क्या बोला जा रहा है? कथन 2 में क्या बोला जा रहा है? तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। कथन 1 बौद्ध भिक्षुओं के 227 नियम है। बौद्ध भिक्षु के 227 नियम है, ये बिल्कुल ठीक है। क्या बोला? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं है। देखो बाबू, बुद्ध के पूर्व जन्म की कोई कथाएं नहीं है। अगर है भी तो उसके लिए क्या है, जातक कथाओं में क्या है, उनके सूत पीठ का हिस्सा माना जाता है, इसीलिए ये गलत हो जा रहा है। बौद्ध भिक्षुनियों के लिए कितना है? 311 नियम है। ये बात सही है। तो देखो बाबू, आपका ऑप्शन क्या हो गया? देखो 2 और 4 सही है और 1 और 3 गलत है। तो 1 गलत है तो ये कैंसिल। क्या बोला है? सभी सही है तो ये कैंसिल। आपके 2 और 4 1 गलत है तो 1 ये कैंसिल। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? देखो, सॉल्व करने का ये भी तरीका है। अगर एक ऑप्शन भी पता है तो आप टिक कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है, मगध क्षेत्र का सातवाहन। किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं? मगध क्षेत्र का। किस साम्राज्य के बारे में? सातवाहन साम्राज्य के बारे में बात कर रहा है। तो कभी बीपीएससी ऐसे भी पूछ दे, पुत्र पुलमावी किया था, सातकर्णी प्रथम किया था और अपिलक किया था। तो आप लोग को अगर जानकारी है तो कमेंट, कौन किया था? सातकर्णी प्रथम जी ने किए थे। तो इस चीज को आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इन्होंने क्या किया था? प्रारंभिक और उसके पास जो शक्तिशाली थे, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको दक्षिणापथ के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए इसको क्या जाना जाता है? दक्षिणापथपति के भी नाम से जाना जाता था। और यज्ञ 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। इसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुल्तानगंज से प्राप्त, किससे पूछ रहा है? सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ बुद्ध प्रतिमा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? देखिए बाबू, सुल्तानगंज के बारे में बात कर रहा है तो सुल्तानगंज कहाँ पे है पहले ये पता होना चाहिए। सुल्तानगंज कहाँ है? बिहार के भागलपुर में है। कहाँ पे है? भागलपुर में है। देखिए यहाँ पे क्या है, बर्मिंघम म्यूजियम बोल रहा है, लॉस एंजल्स म्यूजियम बोल रहा है, पटना बोल रहा है। देखो पटना में नहीं है, ये चीज थोड़ा सा जानकारी रखना है। न्यू दिल्ली में भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ए और बी हो गया। तो ए और बी में आप लोग कमेंट करिए। बर्मिंघम में है। कहाँ पे है? बर्मिंघम में है। बर्मिंघम में है तो पहले ये पता है, ये जानकारी कीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, बर्मिंघम म्यूजियम में क्या किया गया है? बुद्ध प्रतिमा क्या किया, रखा गया है। बुद्ध प्रतिमा रखा गया। और देखिए एक चीज आपको ये पता होना चाहिए, ये किस चीज की प्रतिमा थी? तो तांबे की बनी हुई थी। किस चीज की थी? तांबे की। और इसकी जो कब प्राप्त हुआ था ये भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। कब प्राप्त हुआ था? तो 1861 में हुआ था। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। और कब मिला था? जब रेलवे के निर्माण के टाइम में ये चीज मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 15 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी में सबसे लंबा, किसके बारे में पूछ रहा है आपसे? सबसे लंबा और सबसे छोटा राजतत्व काल किस राजवंश का रहा है? देखिए बाबू, आपको पहले तुगलक के बारे में बता देता हूँ। तो तुगलक का कार्यकाल कब से कब था? देखो तुगलक का कार्यकाल आपसे 13 से 20 से लेके 14 से 14 ईस्वी तक था। इसमें कितना वर्ष हो गया? 90 वर्ष का हो, 92 वर्ष हो गया। सपरेट करके बताओ, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 92 वर्ष। इसके बाद खिलजी का देख लो, खिलजी का कार्यकाल कितना से कितना तक था? तो आप लोग कमेंट करते रहिए। 1290 से लेके 1320 ईसा के था। तो कितना वर्ष हो गया? 30 वर्ष हो गया यहाँ पे। तो बाकी देखो
जब तुगलक का ज्यादा हो गया और खिलजी का कम हो गया तो ऑप्शन में क्या पूछ रहा है आपसे, पहले सबसे लंबा था, सबसे लंबा किसका हो गया, तुगलक का, तो तुगलक और खिलजी, तो ऑप्शन नंबर किस में है आपका, सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं गुलाम तुगलक वंश और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इसका संस्थापक कौन था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। चलिए 16 नंबर में चलते हैं, 16 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए अकबर द्वारा चलाए गए धर्म जिसे तौहत ए इलाही कहा गया, इसका क्या अर्थ है, तो अनिश्वरवाद, देवी एकेश्वरवाद, सर्वदेवेश्वरवाद, इनमें से कोई नहीं। देखो बाबू इन्हें क्या बोला जाता था, देवी एकेश्वरवाद बोला जाता था, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बताओ देवी एकेश्वरवाद क्या हो गया, मतलब इसका हुआ है वननेस ऑफ गॉड, मतलब भगवान एक ही है। अकबर जी ने तौहत इलादी, या इसको बोल सकते हैं तौहत इलादी, कब स्टार्ट किए थे, या दीन ए इलाही, इसे किसी के नाम से जाना जाता है, दीन ए इलाही के भी नाम से जाना जाता है, दीन ए इलाही। ये बताइए कब शुरुआत किए थे, तो 1582 ईस्वी में स्टार्ट किए थे। इसमें क्या होता है दीन ए इलाही या तौहत इलाही में, जो सभी धर्म होता है ना उनको मिलाकर एक अच्छा भाईचारा और एक ईश्वर की उपासना पर क्या है केंद्रित है, तो इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 17 की ओर चलते हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे, मुगल शासन व्यवस्था में मुहतसिब किसके बारे में बात कर रहा है आपसे, मुहतसिब के बारे में। मुहतसिब नामक अधिकारी को औरंगजेब ने किस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए थे। देखो मुगल शासन बहुत ही फेमस शासन था, और इस शासन में किसके, खास औरंगजेब के बारे में पूछ रहा है, किस चीज के, तो मुहतसिब नामक अधिकारी के बारे में बात कर रहा है, तो किस कार्य के लिए फेमस था, तो आप लोग कमेंट करिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, मुस्लिम विद्वानों को अनुदान देने के लिए नहीं बाबू, राजस्व विभाग के नियंत्रण के लिए नहीं बाबू, देखो हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए, बिल्कुल किस चीज के लिए फेमस था, तो हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए चीज था, इस्लाम कानून के अनुसार न्याय करने के लिए नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलिए, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए मुद्राओं में मुद्रा लेख की लिपि क्या है। देखिए जब शेरशाह शाह द्वारा क्या गया था, एक मुद्रा जारी किया गया था, उसमें उस मुद्रा की लिपि क्या ये पूछ रहा है, फारसी और संस्कृति, फारसी और अरबी, अरबी और देवनागरी, और फारसी और नागरी। देखिए आपको थोड़ा सा भी जानकारी होगा, शेरशाह सूरी जी ने क्या किया था, इसको देवनागरी और अरबी का यूज किया था, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक में आपसे साम्राज्य विस्तार की इच्छा न होना, धार्मिक सहिष्णुता, देशी शासकों नवाबों को पूर्ण स्वतंत्रता, और विद्रोहियों को क्षमा देना, तो दिए गए कूट का सही उत्तर का क्या करना, आपको चयन करना है, तो आपको चयन करना है। तो देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, साम्राज्य विस्तार की इच्छा ना होना, ये बात सही बात थी, धार्मिक सहिष्णुता ये भी सही बात थी, देशी शासकों नवाब को पूर्ण स्वतंत्रता दे दिया था, तो नहीं दिया था, तो 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या बच गया, ऑप्शन नंबर ए बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाएं इरावती। देखो अंग्रेज सरकार जो था ना अपना साम्राज्य क्या किया था, विस्तार किया था, वही पूछ रहा है सीमाएं इरावती नदी से लेके सिंध नदी तक पहुंचने का श्रेय किस अंग्रेज प्रशासक को जाता है। ऑप्शन में क्या दिया है, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। किसको जाता है बाबू, लॉर्ड डलहौजी को जाता है। और आप लोग को बता, मैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में पिछले क्लास में बताया था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल क्या है, 1848 से लेकर 1856 है। और एक चीज बताओ, सेकेंड अंगल बर्मा युद्ध हुआ था, सेकेंड अंगल बर्मा युद्ध कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में तुम लोग कमेंट करो। 1852 में हुआ था। इसी में ना क्या किया था, इरावती नदी बेसिन का विलय किया था, इरावती नदी बेसिन का क्या कर लिया था, विलय कर लिया था। ये तो आपको पता हो गया। अब बताओ सेकेंड जो होगा आपका, जो सेकेंड आंगल सिख युद्ध जो हुआ था, कौन सा, सिख युद्ध, ये कब हुआ था, कमेंट करना। 1849 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, पंजाब का विलय करके सिंधु नदी तक पहुंच गया था। क्या इसमें भाग 2 हो गया। भाग 2 में अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लो। तो पार्ट 2 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ होता है, तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में होता है। कहाँ तक होता है, 5 से 11 के बीच में, 5 से 11 के बीच में।
पार्ट 3 में क्या होता है, आर्टिकल कितना से कितना के बीच में होता है, 12 से 35 के बीच में होता है। इसको थोड़ा सा जानकारी रखना। पार्ट 4 में कहाँ से कहाँ होता है, इस चीज़ को तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ये तुम लोग को होमवर्क दे दिया हम। पार्ट 4 इसको भी तुम लोग कमेंट करना। और एक चीज़ याद रखो, पार्ट 2 जो है किससे संबंधित है, तो नागरिकता से संबंधित है। पार्ट 3 किससे है, फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार। ये किससे संबंधित है बाबू, DPSP। और ये किससे संबंधित है, यूनियन से संबंधित है। तुम लोग क्या करेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अनुच्छेद 12 चाहिए हो गया, और अनुच्छेद 4 मतलब पार्ट 4 एंड पार्ट 5 का आर्टिकल कहाँ से कहाँ इसमें कमेंट करना, ताकि आप लोग रिवीजन कर सको। ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता, मैं आप लोग को भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी रिसर्च कीजिएगा, एक बार देखिएगा, इसी बहाने क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक आधारों की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश से ली गई। देखो बाबू, पिछले क्लास में ये भी बता चुका हूँ, तो बताओ किससे लिया गया था, यूके से लिया गया था, USA से लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। किससे लिया गया था बताइए कमेंट सेक्शन में। USA से लिया गया है। बाकी यूके, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोग का रिविजन हो जाए। देखो यूके से क्या लिया गया था, तो संसदीय प्रणाली लिया गया था। चलिए आप लोग भी बताते रहिए कमेंट सेक्शन में। अंकित जी बताइए, आपको याद है या नहीं है, पिछले क्लास में बताए थे आपको। एकल नागरिकता लिया गया है। चलिए अब देखिए, फ्रांस से क्या लिया गया था, फ्रांस से स्वतंत्रता लिया गया है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्रीडम, समानता लिया गया है, इक्वलिटी की बात करते हैं हम लोग। और क्या लिया गया है, बंधुत्व मतलब भाईचारे के बारे में बात किया गया है इसमें। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका के बारे में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया मतलब अमेंडमेंट की बात की गई है। चलिए बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, आप लोग के लिए होमवर्क, ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 23 की ओर। हाँ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, देखो पूछ रहे हैं ना, अनुच्छेद पूछ दिया ना, कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है किसी अपराध के आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। देखो अगर तुम्हें क्या कहना, किसी भी अपराध के मामले में अगर गिरफ्तारी हो जाता है, तो आप स्वयं के विरुद्ध मतलब खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है। तो यही पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल में है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, कौन सा आर्टिकल में, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना था। अनुच्छेद 20 में है, लेकिन अनुच्छेद 20 के किस क्लॉज में है, अनुच्छेद 20 का 3 क्लॉज में है। तो इस चीज़ को आप लोग को जानकारी होना चाहिए। और आप लोग कमेंट करना अनुच्छेद 21, 22, 23 के बारे में मैं बताया हूँ पिछले क्लास में, ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करो, इसका क्या अनुच्छेद 21 में क्या है, 22 में क्या, 23 में क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नहीं तो तुम लोग को बहुत पिटाई खाएगा तुम लोग। इतना मेहनत के बावजूद तुम लोग कमेंट नहीं करता कुछ भी। कितने प्रकार के रीट का उल्लेख है, ऑप्शन में दे रहा है 3, 4, 5, 6, तो कितने प्रकार का है बाबू, 5 प्रकार का है। कौन कौन सा है थोड़ा सा पता कर लो, पिछले क्लास में मैं बताया इस क्वेश्चन को। तो अनुच्छेद जो 32 है ना, ये किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से है। और अनुच्छेद जो 226 है किससे संबंधित है, हाई कोर्ट से संबंधित है। और उसमें क्या करता है, रीट जारी किया जाता है। कौन कौन सा रीट है, थोड़ा रीट का नाम बताओ और लिखो तुम लोग। एक में क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 2 में क्या होता है, प्रमादेश होता है, लिखते रहिए साथ साथ में। 3 में क्या होता है, प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध। हाँ, 4 में आपका होता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और 5 में क्या होता है आपका, अधिकार इच्छा, अधिकार इच्छा, जिसे क्या बोलते हैं, क्यो वारंटो बोलते हैं। आप लोग को पता चल गया। और एक चीज आप लोग देखिएगा, मतलब आप लोग एक बार अपने रिवीजन करने के लिए जाइएगा, तो बंदी प्रत्यक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा के बारे में एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके मुख्य प्रावधानों से सुमेलित करना है। देखो यहाँ पे क्या दे दिया, आर्टिकल दे दिया। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए आपको एक ऑप्शन भी बना लीजिएगा तो अपना नाम से। देखिए
पहले बोला है अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से है। तो 1 और 3 हो गया बाबू, आपका ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया। 1 मिनट रुकना। हाँ, अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है उसके बाद, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है बाबू? तो समान नागरिक सहायता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया, बी का 4, तो ये भी कैंसिल हो गया आपका। अब अनुच्छेद किससे, अनुच्छेद 50 के बारे में पूछ रहा था। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करता है? अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का 2 हो गया। देखो ऑप्शन नंबर सी का 2 हो गया। ऑप्शन नंबर सी का 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी का 2, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो गया आपका। इस तरह से आपको क्या करना, पता होना चाहिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? क्या बचेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। इसमें आपसे ये पूछ रहा है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच की नींव पर आधारित है? किस मामले में माना था? केशवानंद भारती केस में? नहीं। मेनका गांधी केस में? नहीं। मिनर्वा मिल्स में? यस, बिल्कुल सही। आप लोग कमेंट करिएगा केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है और ये क्यों चर्चित है, इसमें आपको पता होना चाहिए। ये देखो बाबू, 11 जज के बेंच बैठा था। इसमें कितना जज के? 11 जज के बेंच बैठा था, इसीलिए सबसे ज्यादा चर्चित में था। और किस केस के लिए था फेमस, इस चीज भी आप लोग कमेंट करना, ये केस क्यों चर्चित में था, ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ से। मांगे तुम लोग ने कि इस तिथि से कितने समय के देखो राष्ट्रपति का क्या होता है? पद खाली हो जाने के बाद उसकी कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए, वही पूछ रहा है तुमसे। तो ऑप्शन में तेरा 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना और 12 महीना। कितना महीना में होना चाहिए? 6 महीना में होना चाहिए। और ये कौन सा आर्टिकल में दिया है? तो अनुच्छेद 62 के 2 में है। कहाँ पे है? अनुच्छेद 62 के सब क्लास 2 में दिया है। इस चीज को आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम सेंटर और स्टेट दोनों स्तरों पर मंत्री परिषद के आकार को निचले सदन में, किसमें बोला आपसे? निचले सदन में कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित रहता है। देखो कौन सा संशोधन होता है? 86 में बोला है, 90 बोल रहा है, 91 बोला है और 92 बोला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कौन सा आर्टिकल में है? 91 में है। एक अमेंडमेंट हुआ था तो 2003 में हुआ था। ये चीज को भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। कितना परसेंट लिमिट किया गया सीट? तो 15% सीट लिमिट कर दिया गया था। इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखिए। चलिए 29 की ओर चलते हैं। 29 में आपसे ये पूछा जा रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपसे CAG के बारे में पूछ रहा है और उसके बारे में पूछ रहा है कौन कौन सा सही है। तो CAG की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। बाबू देखो, मुख्य न्यायाधीश जी नहीं करते हैं, इनको कौन करते हैं? प्रेसिडेंट जी करते हैं। ऑप्शन 1 गलत हो गया। कुछ भी नहीं पता तो एक ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। देखो भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 में CAG के पद की स्थापना करता है। ये बात क्या है? बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कथन CAG का 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले वो पद पर रहती है। बिल्कुल सही बात है। तो आपसे पूछेगा CAG की अवधि रहने की वर्ष की अवधि क्या है? उसका वेतन जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? वेतन कितना होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि कोरम के बारे में तुम्हें थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब भी भारतीय संसद में सदन बैठता है तो उसमें क्या कोरम क्या होता है, इस चीज की जानकारी होना चाहिए। कोरम के लिए कितना बोला? कुल सदस्य का कितना? 1/3 भाग, कुल सदस्य का 1/6 भाग, कुल सदस्य का 1/8 भाग, कुल सदस्य का 1/10 भाग। कितना होता है कोरम? कुल सदस्य का 1/10 भाग। देखो बाबू, जैसे अभी बिहार में क्या हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें टोटल कितना मेंबर चुन के गया है? 243 गया है। इसमें से क्या है ना, जब सांसद का ये बुलाया जाएगा, कोरम होगा, तो इसमें क्या होगा ना, जो अध्यक्ष जी होंगे इसमें प्रेजेंट होना चाहिए कितना? इसका 10%, मतलब 10% मतलब 1/10, इसका 10% निकालेगा तो 24 लोग का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर सदन को क्या कर देंगे? स्थगित कर देंगे। इस चीज को क्या करना, याद ना। अगर इतना लोग प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे अध्यक्ष साहब? सदन को क्या कर देंगे? स्थगित कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। और एक चीज और आप लोग बता सकते हैं, कुल सदस्य का 1/6 किससे संबंधित है? ये आप लोग के लिए होमवर्क में रहा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है। 31 में
आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में देखिए, इकोनॉमी सर्वे के बारे में पूछ रहा है। 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में किसको, पर्यटन को और आतिथ्य के विकास का वर्णन करता है। देखो, वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान महामारी पूर्व स्तर 5% पर नुकसान पर पहुंच गया था। आपसे ये बोला जा रहा है। चलिए, ये बात सही बात है, क्योंकि जब महामारी आया था उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम टूरिज्म सेक्टर कम हो गया था, इसीलिए क्या गया 5% नुकसान पे पहुंच गया था। देखिए, और क्या बोला जा रहा है, वित्त वर्ष 2023 में पर्यटन क्षेत्र ने 17.6 करोड़ रोजगार सृजित किया है। ये बात भी क्या आपका गलत है। भारत को 20 पर्यटन प्राप्तियों का 1.8% प्राप्त हुआ और 2023 के दौरान 20 पर्यटन प्राप्तियों में दुनिया भर में कितना स्थान पे पहुंच गया है, तो 14 स्थान पे पहुंच गया। ये बात क्या है, सही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में सही है। कथन 1 और 3 सही है और कथन 2 गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन, जिसे क्या बोलते हैं, अमृत 2.0 के बारे में पूछ रहा है आपसे। अमृत 2.0 क्या होता है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, और ये कब लॉन्च किया गया था। तो अमृत 2.0 कब लॉन्च किया गया था, तो 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इस चीज को पता होना चाहिए। और ये क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य पता होना चाहिए। तो ये इसका उद्देश्य ये था, शहर को क्या बनाना है, वाटर सिक्योर बनाना है, मतलब वाटर के लिए वहां पे सुरक्षित होना चाहिए, मतलब जल सुरक्षित बनाना है। तो इसका उद्देश्य क्या था, वाटर सिक्योर मतलब जल सुरक्षित। क्या पूछ रहा, देखो आपको कथन पे क्या करना है, विचार करना है। देखो बाबू, विचार करो थोड़ा। अमृत 2.0 का उद्देश्य जल संरक्षण, संवर्धन और कायाकल्प के माध्यम से जल सुरक्षित शहरों का निर्माण। देखो आ गया ना, ऑप्शन कथन क्या हो गया, सही हो गया। दिसंबर 2024 तक इतना मतलब 3078 जल निकाय कायाकल्प परियोजनाओं को मंजूर दी जा चुकी है। और क्या बोला जाए, अमृत 2.0 का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। देखो बाबू, यही तो कैंसिल हो गया, तुम्हारा 3 गलत हो गया, 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा सोचना भी नहीं था इसमें तो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम, क्या पूछा जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम कब शुरू हुआ था बाबू, जुलाई 2024 में, अगस्त 2024 में, जुलाई 2023 और अगस्त 2023। देखो ये कब हुआ था, 5 जून 2024 को लागू किया गया था मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन में है ही नहीं 5 जून, तो इसलिए ऑप्शन कैंसिल, मतलब ये डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी के। तो इस क्वेश्चन को, भारत में उच्च शिक्षा के विकास के बारे में निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है। ये क्या बोल रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी के बारे में पूछ रहा है। आईआईटी की संख्या 2014 से बढ़ के 2023 में कितना हो गया, 23 हो गया है। तो कहने का मतलब है 14 से लेकर 2023 में कितना हो गया, 23 हो गया, जो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, भारतीय प्रबंधन संस्थानों की संख्या 2014 में 13 से बढ़ के 2023 में कितना हो गया, 30 हो गया, ये भी बात सही है। IIM की बात कर रहा है। उच्च शिक्षा में 2035 तक GRE को 50% तक बढ़ाने का सरकार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शैक्षिक नेटवर्क में बुनियादी ढांचों को दोगुना करने की आवश्यकता है, ये भी बात सही है। मतलब तीनों सही है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी में आपसे बात कर रहा है। निम्नलिखित कथन पर क्या बोला है, विचार कीजिए। था आयुष्मान भारत क्यों हुआ था, उसमें स्वास्थ्य सेवा में क्या बोला था, देखभाल की एक व्यापक श्रृंखला था, इसे एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर क्या रोकथाम, संवर्धन और उपचारों को संबोधित करता है। ये बात भी सही है। आयुष्मान भारत 2018 में शुरू किया गया था, ये बात भी क्या आपका सही है, और 2018 में किया गया है, तो ये बात सही है। तो आप लोग आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बोथ हो जाएगा, बोथ का ऑप्शन नंबर सी में है। 2018 में कब किया गया था, तो सितंबर में किया गया था। कभी कभी बीपीएससी 36 की ओर चलते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन है, ग्रामीण पेयजल की शुरुआत कब की गई थी। तो देखो बाबू, ग्रामीण जल के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी शुरुआत किया गया था 15 अगस्त 2019 को किया गया था। कहाँ से किया गया था, लाल किला से किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, ये भी पता हो लो। तो इसका उद्देश्य ये था, ग्रामीण परिवार को घरेलू नल जल कनेक्शन करवाना। इस चीज को आपका, और इसमें क्या है, ऑप्शन है ही नहीं, तो ये क्या करते हैं, डिलीट कर दिया, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। चलिए, ONDC का अर्थ क्या है, तो ONDC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ONDC का फुल फॉर्म आपका ये होता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ऑप्शन नंबर आप किस में है, देखो ऑप्शन नंबर सी में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका यूज क्या है ONDC का,
इसमें क्या ई कॉमर्स के क्षेत्र में क्या है, एक अधिकार मतलब होता है ना, नहीं मेरा ही अधिकार है, जैसे बड़े बड़े लोग हैं तो उसका ही अधिकार होता है, उस क्षेत्र को समाप्त करने के लिए और छोटे खुदरा विक्रेताओं को क्या क्या अवसर प्रदान किया गया है। इसीलिए स्टेट की ओर चलते हैं। देखिए आपसे औद्योगिक विकास के बारे में पूछ रहा है, भारत में औद्योगिक विकास कब हुआ था और किसका, उस पर कथन पे विचार कीजिए। चरण 1 में दे दिया है, कब आया था, 1951 से लेकर 65 के बीच में हुआ था। इसमें क्या चीज बोला, कमजोर औद्योगिक आधार था, नहीं बाबू भारी था। ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 गलत हो गया, सॉरी ऑप्शन नहीं, कथन 1 गलत हो गया। चरण 2 कथन में बोल रहा है औद्योगिक विकास में क्या तीव्र मंदी का प्रतीक था, ये बात सही है। चरण 3 में 1981 से 51 औद्योगिक सुधार का प्रतीक था, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, देखो 1 गलत 1 गलत, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फेमा के बारे में बात कर रहा है आपसे, किस चीज के बारे में, फेमा का। तो फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फेमा का उद्देश्य क्या है, तो फेमा क्या होता है, विदेशी व्यापार और भुगतान जो होता है ना उसको सुविधाजनक और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए ये लाया गया था। तो फेमस क्या, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम हो गया। 1991 की औद्योगिक नीति की घोषणा किस तिथि को की गई थी, 24 जुलाई को किया गया था, अभी जो ऊपर में पढ़ाया गया था। और देखो ये योजना आया था, इसमें क्या हुआ था, नई औद्योगिक नीति आया था, नई औद्योगिक पॉलिसी लाया गया था। और नई औद्योगिक पॉलिसी लाने से क्या हो गया था, इसमें क्या पुरानी लाइसेंस जो व्यवस्था था ना उसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। इस चीज को भी थोड़ा सा जानकारी रख सकता है। इसे क्या बोलते हैं, एलपीजी रिफॉर्म के भी नाम से जाना जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है बाबू, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। 2025 में बिहार में कितने जिले हैं, कितने जिले हैं, 38 है। 2 जिले का मांग चल रहा है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। कौन कौन सा जिला है, बाढ़ और नवगछिया। कौन सा है, बाढ़ प्लस में नवगछिया। क्या है, इसकी मांग चल रहा है अभी, मांग। देखो बिहार दिवस 2025 का थीम पूछ रहा है तो आपको थीम याद रहना चाहिए। क्या होता है, उन्नत बिहार, विकसित बिहार, उन्नत बिहार, युवा बिहार, बसंत बिहार, सतत बिहार, नहीं विकास बिहार नहीं, उन्नत बिहार, विकसित बिहार। भारत 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में किस स्थान पे था, मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में किस स्थान पे है, तो 151 स्थान पे है। चलो आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला था, कार्तिक आर्यन जी को मिला था। देखो मार्च 2025 में इंडोर शॉट पुट में माउंटबेटन इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले किसका, पहली भारतीय महिला है। कौन सा है, पीवीआई क्वेश्चन था, इसीलिए बीपीएससी ने इसको पूछा भी। कौन था, हिमा दास नहीं, थोड़ा सा भी गेस करता नहीं तो कृष्णा जयशंकर जी थी। पीटी उषा नहीं, साइना नेहवाल नहीं। ढेमसा आदिवासी नृत्य कहाँ किस भारतीय राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और असम। कहाँ का है बाबू, आंध्र प्रदेश का, इस चीज को याद रखना है। आंध्र प्रदेश में कहाँ, तो विशाखापत्तनम में एक अराकू जिला है। कौन सा प्रजाति रहता है, तो पोरजा जनजाति रहता है। कौन सा, पोरजा, पोरजा जनजाति, पोरजा जनजाति। चलो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 नामांकित विजय किसे प्राप्त हुआ है, प्रोफेसर अजय राणे, सोनिया नित्यानंद, आशुतोष शर्मा और राम बहादुर है। किसको मिला है, प्रोफेसर अजय राणे को मिला है। किस राज्य में इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना हाल ही में शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। कहाँ पे किया गया था बाबू, तेलंगाना में किया गया है। थोड़ा सा नया नया जो योजना आता है ना उसको थोड़ा सा याद रखना है। विक्रम मिस्त्री किस पद पे है, तो फॉरेन सेक्रेटरी जी है, ये तो आपको पता ही होगा। जुलाई 2024 से है, कब से है, जुलाई 2024 से अभी फॉरेन सेक्रेटरी पद पे ही बने हुए हैं। कौन, तो विक्रम मिस्त्री। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जोश आईएएस पीछे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज का क्लास एंडिंग। जय हिंद, जय भारत।